हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत आपका इस चैनल पर जिसका नाम है केमिस्ट्री स्टडीज़ 5555। और आपको जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ कि बेटा हमेशा एनसीईआरटी को फॉलो करना, एनसीईआरटी की स्टडी को करते जाना लाइन बाय लाइन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो फर्स्ट वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की सॉल्यूशन की, तो उसमें हमने कंसंट्रेशन के बारे में और जनरल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और अगर आपने इससे पहले नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं न्यू टॉपिक जो कि एनसीईआरटी में 1.3 सोलेबिलिटी के नाम से है। सोलेबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट, जब आप किसी स्पेसिफिक अमाउंट, सपोज करो आपने 100 ml ले लिया है, उसमें कितना डिजोल्व हो सकता है कोई सॉल्यूट, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। ऑब्वियसली सॉलिड पर तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, पर यह हमें लैंग्वेज में लिखना चाहिए, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर इज कॉल्ड सोलेबिलिटी। अब सोलेबिलिटी, अब मान के चलें कि हम कहें भी ठीक है NaCl को वाटर में डिजोल्व करो और आप किसी कोवलेंट कंपाउंड को, ईथर है, पेट्रोल है, वैक्स है, कुछ इनको डिजोल्व करो, तो ऑब्वियसली उनकी सोलेबिलिटी पर डिपेंड होगा कि नेचर क्या है, भाई सॉल्यूट कैसा नेचर का है, सॉल्वेंट कैसा नेचर का है। सो सोलेबिलिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड pressure. Solubility of a substance may also be defined mathematically as the maximum amount of substance solute in gram that can be dissolved in 100 gram of solvent to form saturated solution. अब ये टर्म आई है saturated solution। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम समझाते हैं कि जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, यानी नो मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त का मतलब अब उसकी इच्छा पूरी हो चुकी है, यानी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, उस कंडीशन को यानी उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड सॉल्यूशन चेंज इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो मैथमेटिकली वी कैन कैलकुलेट द सोलेबिलिटी मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। नाउ सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आप इसको माइंड में अगर रखें, मेमोराइज करें, तो ये मान लीजिए सॉलिड आपने NaCl ले लिया है और लिक्विड ले लिया है वाटर, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए इसका स्टडी करेंगे। सो आयनिक कंपाउंड्स आर सोलेबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड वो हुए जिनका लूज और गेन किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा गेन करता है, तो उनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। पोलर सॉल्वेंट जिनमें पोलरिटी यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएं, उनको हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे H2O, तो H2O में जब आप देखेंगे तो O की जो ये स्ट्रक्चर है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जिन कोवलेंट कंपाउंड में इस तरह से स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होता है, ड्यू टू डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो फर्स्ट, नेचर ऑफ सॉलिड, वो कैसा हो, आयनिक होगा या फिर कोवलेंट होगा। जैसे हमने बताया कि आयनिक की सोलिबिलिटी की नेचर ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ लिक्विड, पोलर और नॉन पोलर। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी जनरली हम कहते हैं भाई आपने सपोज करो एक ठंडा पानी लिया, ठंडा एक गिलास पानी ले लिया है और थोड़ा सा वार्म वाटर ले लिया है दूसरे गिलास में। अब आप
सेम अमाउंट का सोल्यूट उसमें डिजोल्व करो और खुद चेक करो, खुद देखो कि किस में जल्दी डिजोल्व होता है। तो बिल्कुल आप एकदम बिना सोचे समझे ही जवाब दे देंगे कि गर्म पानी वाले ग्लास में सोल्यूट ज़्यादा डिजोल्व होगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेकअप होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे कि वो जल्दी से डिजोल्व होंगे, क्योंकि जो बॉन्ड हैं वो टूटेंगे। सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब कोई सॉलिड आप लिक्विड में डिजोल्व करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सोलिबिलिटी को बढ़ाएगा। इफ़ इन ए नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड है। द सोलेबिलिटी प्रोसेस the dissolution process in endothermic in a delta H greater than 0, the solubility should increase with rise in temperature, and if it in exothermic delta H lower than 0, the solubility should be decreases। तो ये ध्यान रखना है कि जिसकी एंथैल्पी ज़्यादा है यानी एंडोथर्मिक है तो उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो एक्सोथर्मिक है उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इफेक्ट टू टेम्परेचर, द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। तो ध्यान रखिए, ऐसे सॉल्यूशन जो लिक्विड और सॉलिड से बने हुए होते हैं उन पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर का इफेक्ट कब होगा? जब सॉल्यूशन में गैस डिजोल्व होगी, क्योंकि गैस पर ही प्रेशर का इफेक्ट होगा। अगर कहीं पर कोई सॉल्यूशन आपका सॉलिड है या लिक्विड है या लिक्विड सॉल्यूशन है, यानी ये मान लीजिए लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशंस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाउ सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। अब सॉल्यूशन हमारा क्या है? गैस इन लिक्विड। सो गैसेस आर कंप्लीटली डिजोल्व इन लिक्विड एंड सॉलिड। द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अगर आप कभी सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं मार्केट से और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ बबल्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर से CO2 को उसमें डिजोल्व किया हुआ है। या आपका सोडा वाटर है, आप सोडा वाटर की बोतल को जब ओपन करेंगे तो वो भी बहुत स्पीड से बबल्स बाहर निकलेंगे। उसमें होता क्या है? CO2 होता है, और CO2 को डिजोल्व किया हुआ होता है हाई प्रेशर से। तो यहाँ पर अब हम जो सोलिबिलिटी पढ़ेंगे गैस इन लिक्विड में, तो कुछ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर उसको एप्लीकेबल करने पड़ेंगे? नंबर 1, नेचर ऑफ गैस। ईजली लिक्विफेबल गैस आर जनरली मोर सोल्युबल इन लिक्विड, यानी जो आपकी ऐसी, आप हर तो गैस नहीं है कि भाई सभी डिजोल्व हो जाएं, ठीक है? तो ऐसी गैस जो जल्दी से लिक्विड फॉर्म में आ जाएं, डिजोल्व हो जाएं, वो गैस जल्दी आपकी सोलिबिलिटी शो करेगी। नेचर ऑफ लिक्विड, those gases which easily form ions in solution are more soluble in water, the other solvent. Ion formation is other solvent is not an easy process. Next is effect of temperature, the solubility of gas decrease with increase in temperature. Obviously बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आप हीट करेंगे किसी सॉल्यूशन को जिसमें ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो टेम्परेचर बढ़ने से गैसेस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो लिक्विड की सरफेस से एस्केप होना शुरू हो जाएंगे, यानी गैस का कंपोनेंट पार्ट वेपर फॉर्म में आकर के बाहर निकलना शुरू होगा, जिससे सोलिबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। तो ध्यान रहे, जब आपका सॉल्यूशन गैस इन लिक्विड होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि यही केस हमने ऊपर पढ़ाया था, सॉलिड इन लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि इफ़ द सॉल्यूशन इज फॉर्म लिक्विड एंड सॉलिड, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बट इफ़ द सॉल्यूशन इज गैस इन लिक्विड, गैस लिक्विड में डिजोल्व है तो गैस कंपोनेंट है तो प्रेशर का इफेक्ट इस पर आएगा। सो द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी आप इसको कई बार आप देखोगे स्कूल के सामने ठेली वगैरह कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की खड़ी रहती हैं जो कि सस्ता कोल्ड ड्रिंक बना के वो सेल करते हैं। उसमें आपने देखा होगा एक गैस बनाने वाला वो अपनी ठेली पर लगा के रखते हैं
और सॉल्यूशन में गैस को उसमें पास करते हैं और वो एक सस्ता कोल्ड ड्रिंक आपको बनाकर देते हैं। यही चीज़ जब लार्ज स्केल पे करेंगे, चाहे आपकी पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, जो भी, अब माजा में नहीं होता, यानी जो ब्लैक फॉर्म में है या जिनमें CO2 पास की जा सकती है, उसमें हम प्रेशर का इफ़ेक्ट करेंगे। तो इस प्रेशर के इफ़ेक्ट को एक साइंटिस्ट हुए थे हेनरी। तो हेनरी ने अपना एक लॉ दिया। क्या लॉ है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ हेनरी लॉ एंड राइट सम एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आज हम करेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस, यानी जितना आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही उस गैस के अमाउंट ज़्यादा डिजोल्व हो जाएगी। इफ़ वी यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन एज ए मेजर इट्स सॉल्युबिलिटी, देन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इसकी डेफिनेशन पुराने टाइम में तो ये लिखते थे, द मास ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन अब मास की जगह हम क्या ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो इसको फिर कैसे किया हमने, P इक्वल टू KH(x). तो KH क्या है आपका, यहाँ हेनरी कांस्टेंट है। So the value of KH determined by the plotting pressure against mole fraction as slope of line is KH। जब आप यहाँ एक ये ग्राफ खींचते हैं, किस किस में, प्रेशर में और मोल फ्रैक्शन में, तो स्ट्रेट लाइन आपकी ग्राफ की आती है। और जो है आपका जो स्लोप हुआ, ये स्लोप आपका जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, KH के बराबर हुआ। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम temperature. So it is observed that higher the value of KH at a given pressure, the lower of the solubility of gas in the liquid। बहुत important point है क्या, it is observed that higher the value of KH at the given pressure, the lower the solubility। KH बढ़ाओगे तो solubility कम हो जाएगी। Solubility of gas decrease with increase in temperature, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था आपको। It is due to the reason that aquatic species are more comfortable in cold water rather than warm water। ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जो CBSE एग्ज़ाम होगा उसमें आता है कि why the aquatic plant and animals feel more comfortable in cold water। ऐसा क्यों, देखो ऐसा समझने के लिए आपको, सपोज़ आप किसी सी में देखते होंगे, नीचे पानी के नीचे बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट, फिश हैं, बहुत सारे और एनिमल्स हैं जो पानी में मूव करते हैं और वहाँ पर आपको प्लांट्स में मिलते हैं। अगर आप डिस्कवरी चैनल पर कभी सी के बारे में देखें, उसके बारे में बहुत सारी हिस्टोरिकल पिक्चर्स आती हैं, देखते हैं मूवी, तो उसमें नीचे बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स हों। क्यों होंगे, उसके दो रीज़न है। ऊपर की लेयर पे क्यों नहीं है, ऊपर की लेयर पे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब आपका सनलाइट डायरेक्ट जो सन की एनर्जी है, जो इंफ्रारेड हैं, जब पड़ती है तो वो कैसा होगा, वाटर कैसा हो जाएगा, वार्म, कंपेयर टू जो आपका नीचे पानी है, वो टेम्परेचर वहाँ पे कम है तो वो ठंडा होगा। जहाँ ठंडा होगा तो उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजन किसको चाहिए, एक्वेटिक प्लांट को और एनिमल को। अब कोई एक्वेटिक प्लांट एनिमल और ये तो नहीं चाहेगा कि ऊपर आए वहाँ ऑक्सीजन भी ना मिले, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। सेम चीज़ प्रेशर की आती है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, जितना नीचे आप सी में चले जाएंगे, समुद्र में चले जाएंगे, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की जो डिजोल्विंग क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब दो फैक्टर यहाँ अप्लाई हुए, टेम्परेचर जो कि नीचे बहुत कम था और प्रेशर जो ज़्यादा था। ऑक्सीजन की क्वांटिटी को वाटर में डिजोल्व करने के लिए दोनों फैक्टर एप्लीकेबल थे। कहने का मतलब ये हुआ कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, ऐसे ही हाई प्रेशर में ऑक्सीजन की जो डिजोल्व सोलेबिलिटी पावर थी वो ज़्यादा थी। सो आपको नीचे जितना जाएंगे उतना ही जो एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं
वो अपने को मोर कंफर्टेबल फील करेंगे। ओके, तो ये था आपका एप्लीकेशन हेनरी लॉ का एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब कुछ हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ हम पढ़ेंगे और ये एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से जो आता है, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट मेरा सब हेडिंग होगा। तो पेशेंसली आप अच्छे से देख रहे हैं और क्लास को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के बारे में अगर आपको और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन इसमें फर्स्ट है, टू इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। ये आपके बिल्कुल एवरीडे लाइफ में आप इसको देखते होंगे, चाहे तो आप इसको ओपन करके देख लें। हम एक एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक फ्रिज की बिल्कुल चिल्ड सॉफ्ट ड्रिंक है और एक थोड़ी सी गर्म है, हीट है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर रखी है, जो गर्मियों में टेम्परेचर 45 नियर बाय 50 तक पहुंच जाता है। अब आप उन दोनों बोतल को एक साथ ओपन करें, तो ओपन करते ही आपका जवाब होगा कि कोल्ड में बबल्स ज़्यादा निकलेंगे, बट नहीं, जितना ठंडा होगा उसमें गैस की डिजोल्यूशन एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही आप गर्म सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलेंगे तो जो उसके अंदर CO2 था बहुत तेज़ी से निकलेगा। सेकंड एप्लीकेशन, स्कूबा डाइवर्स, जो आपने देखा होगा जो समुद्र में गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर लेके जाते हैं। अब हम लोगों को ये नहीं पता भाई सिलेंडर में क्या था, कौन सी गैस है, कितना परसेंटेज है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि उस सिलेंडर में कौन सी गैस लेके जाते हैं और क्यों लेके जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं वो। स्कूबा डाइवर्स मस्ट cope with high concentration of dissolved gas while breathing air at high pressure underwater। आपको पता ही है नीचे जाएंगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। अगर आप नॉर्मल गैस का, जो हमारी नॉर्मल गैस है उसका सिलेंडर लेके जाते हैं, अब जब जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड में वो आपकी जो नॉर्मल गैस है एंटर होना शुरू हो जाएगी। When the divers come towards surface, जब वो बाहर आएगा, the pressure gradually decrease। जब प्रेशर डिक्रीज होगा so they release the dissolved gas and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood। यानी जिस स्पीड से एयर डिजोल्व हुई थी उसी स्पीड से जब वो बाहर आएगा तो बाहर निकलेंगी। अब वो गैस किस में डिजोल्व थी, ब्लड में। अब जब वो बाहर निकलेंगे तो जो बबल्स हैं वो क्रिएट होंगे वेन्स में, और the blocks of capillaries and create a medical condition known as bands। तो जब वो बाहर निकलेंगे तो बबल्स बन सकते हैं जिससे कि उसमें बैंड बनेंगे कैपिलरीज में, एंड विच आर पेनफुल एंड डेंजरस ऑफ लाइफ। अब इस पेन को कम कैसे करें, तो सिलेंडर में हम जो नॉर्मल एयर है उसकी जगह क्या लेके जाएं। सो टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट O2 diluted with less soluble helium gas is used as breathing gas by scuba divers to avoid band and also the toxic effect of high concentration of nitrogen in gas of blood। द सिलेंडर कैसा यूज करें हम, जिसमें हम हीलियम यूज करेंगे कितनी 11.7%, नाइट्रोजन कितनी ले लेंगे 56.2% और 32.1% ऑक्सीजन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भाई स्कूबा डाइवर्स यूज करते हैं सिलेंडर उसमें कितनी परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है। तो ये आपका एग्जांपल हुआ, सिलेंडर का कंपोजिशन 56.2% नाइट्रोजन, 32.1% ऑक्सीजन एंड 11.7% हीलियम। एंड देन थर्ड इज़ एट हाई एल्टीट्यूड। आप कभी अगर घूमने कहीं गए हैं हिल स्टेशन पर तो वहाँ पे एडवाइज किया जाता है कि भी जो बुज़ुर्ग हैं उनको आप अवॉइड करें, ना लेके जाएं। ऐसा क्यों होता है? एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लेस, वो कम हो गया। अब कम होने से क्या होगा? एज ए रिजल्ट देयर इज ए लो कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लाइंबर्स। बस जितना आप ऊपर जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड में कम डिजोल्व होगी क्योंकि प्रेशर कम है। सो दे फील वीक एंड आर अनेबल टू थिंक प्रॉपरली। तो उससे क्या होता है कि हमारे माइंड में
यानी जब हमारे उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जाती है, तो क्या होती है प्रॉब्लम? अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, और सच डिजीज इज कॉल्ड एनोक्सिया। तो एग्ज़ाम में ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि एनोक्सिया क्या होता है, एनोक्सिया क्यों क्रिएट होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। ये टॉपिक आपने होप सो समझा होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको दोबारा इसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और मैं फिर से कहूँगा कि अपने लिए और अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन के लिए आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस टाइम में, इस एज में ऑब्वियसली आपको बहुत एंटरटेनमेंट करने का मन करता होगा, बट आपके ये कुछ महीने हैं जिनमें आप बहुत अच्छा हार्ड वर्क करेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप टाइम को ख़राब ना करें, और प्रॉपर, क्योंकि जो केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसके पास फिजिक्स भी होगा, मैथ या बायोलॉजी भी होंगे, और भी सब्जेक्ट होंगे, तो उन सब पे प्रॉपर आप बैलेंस ध्यान दें, अपना टाइम टेबल बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को ध्यान में रख कर के करें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे रिजल्ट को लेंगे, कंपटीशन क्लियर करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।